Okay, so I was talking about the level of theories. Grand theory, macro level theory, global theory, and middle range theory, micro theory. ओके गाइज, हम लोग जो है अभी क्लास आज तो हम लोगों का ऐसे होगा, बट कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास एप्लीकेशन पे हो, क्योंकि मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से जो है उस पर प्रॉपर ऑडियो नहीं आ रहा है। और बाकी अदर लैपटॉप पे चेक करके मैंने देखा है तो ऑडियो प्रॉपर आ रहा है। सो उसका कुछ अल्टरनेटिव मैंने देखा है कैसे उसको लाइव क्लास करना है। ओके, सो वी विल डिस्कस आफ्टर दिस क्लास, लास्ट में बात करेंगे, जिससे हमारा क्लास जो है एप्लीकेशन पे ही हो और वहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डेड रहे उसी पर वहीं पर डायरेक्ट शो करेंगे। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव। देखिए, प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, इसको सुन लीजिए। हिंदी में इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव को एक काइंड ऑफ नजरिया। ओके, इसका मतलब क्या है कि देखिए डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो है, जैसे कि मान लीजिए एक पेशेंट है, इसको कोई डिजीज है, तो ये डॉक्टर वन है, डॉक्टर टू या सोशल वर्कर बोल सकते हैं। तो इन दोनों का जो नजरिया होगा इसकी समस्या को, उसकी प्रॉब्लम को देखने का, वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये डॉक्टर है, उसका अनुभव अलग होगा, इसका एक्सपीरियंस अलग होगा, उसके पास नॉलेज होगा। तो एक ही प्रॉब्लम को वो अलग तरीके से देख सकता है, और दूसरा डॉक्टर जो है उसी प्रॉब्लम को अलग तरीके से देख सकता है। इसका मतलब है कि ये जो डॉक्टर है, इसकी प्रॉब्लम का असेसमेंट, डायग्नोसिस अलग तरीके से करेगा। ओके, और ये भी कोशिश करेगा कि इसकी जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस है, जो जो समस्या है, वो सॉल्व हो जाए। और दूसरा जो डॉक्टर होगा वो भी इसी प्रकार से अलग तरीके से अपने नजरिए से, वो जिसको जैसा लगता है उसी हिसाब से उसको डायग्नोसिस करेगा, उसको असेस करेगा और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो दोनों ही डॉक्टर जो है कोशिश करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन इन दोनों का जो है नजरिया जो है वो डिफरेंट होता है प्रैक्टिस करने का या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव, कि कोई पर्सन किस नजरिए से चीजों को देख रहा है, सब्जेक्ट को या जो डिजीज, जो प्रॉब्लम है या कोई इशू है, उसको कैसे देख रहा है और कैसे सॉल्व करेगा, उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, कि चीजों को हम कैसे नजरिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो सोशल वर्कर, जिनको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, जिनको नॉलेज होता है, वो प्रॉब्लम को अलग तरीके से देखेंगे, अलग तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, और दूसरे सोशल वर्कर दूसरे एक ही प्रॉब्लम को अलग तरीके से देखेंगे, उसको अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पर्सपेक्टिव दिखाता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और उसी के अनुसार जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, जनरली दो पर्सपेक्टिव यहाँ पर हम देखते हैं, एक जनरल सिस्टम पर्सपेक्टिव और इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव। ओके, जैसे कि पीपल और उसके आसपास के एनवायरनमेंट, उसके सराउंडिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये सिस्टम यूज करते हैं, पर्सपेक्टिव यूज करते हैं। जैसे फैमिली सिस्टम पर्सपेक्टिव है, इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, जैसे उसी को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। और फोकस वही रहता है कि प्रॉब्लम या पर्सन और उसके एनवायरनमेंट, तो जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको कैसे रिजॉल्व करना है। लेकिन जो नजरिया होता है देखने का समस्याओं को, वो अलग अलग हो सकता है। तो जितने भी नजरिए हो सकते हैं, जितने पॉसिबल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं सोशल वर्क में, जो कि सोशल वर्कर के द्वारा यूज किए जाते हैं, डिफरेंट सोशल वर्कर के द्वारा, उसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला दिया गया है इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो इकोसिस्टम थ्योरी थी। ओके, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो पर्सपेक्टिव फोकस करता है ऑन द इंटरप्ले बिटवीन पर्सन एंड इट्स एनवायरमेंट, उसके आसपास का जो सराउंडिंग है। एनवायरमेंट का मतलब होता है कि उसके आसपास के लोग, पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, राइट, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, टीचर, कलीग्स, उसके जो भी उसके आसपास रहता है वो उसको हम बोल सकते हैं, उसकी कम्युनिटी जो होती है, फैमिली आसपास जो रहते हैं, उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट। ओके, तो ये को सिस्टम पर्सपेक्टिव फोकस करता है कि अगर किसी पर्सन के हमको बिहेवियर को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो उसके आसपास के जो इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना जरूरी होता है। तभी हम जो है किसी इंडिविजुअल की फंक्शन को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो ये है इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव, जिसमें हम उसके सराउंडिंग, उसके इकोसिस्टम या उसके सिस्टम जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी ना, सिस्टम थ्योरी, इसको हम एनवायरमेंटल थ्योरी बोलते थे। ओके सर, ये पीवाईक्यू में है क्वेश्चन। देखिए, पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और एग्जाम में सभी हर एक पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो उसको हम बात कर रहे हैं सिस्टम थ्योरी की। सिस्टम थ्योरी के बारे में पढ़े थे हम लोग, और इसको हमने बताया था कि ये आपका एनवायरमेंटल थ्योरी बोल सकते हैं, उसकी सराउंडिंग्स बोल सकते हैं। ओके, तो इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव फोकस करता है एनवायरनमेंट और उसके पर्सन और उसके आसपास के एनवायरनमेंट पर।
अगर किसी को पर्सन को समझना है, उसके बिहेवियर को समझना है या उसको चेंज करना है, बदलाव करना है, तो हमको उसके आसपास के एनवायरनमेंट को समझना होगा। इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव, या सॉरी, इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे जैसे आसपास सराउंडिंग होगी, वैसे ही पर्सन का जो है बिलीफ, उसका जो एक्शन, उसका बिहेवियर, उसका कंडक्ट वैसे ही हो जाता है, उसकी चॉइसेस उसी प्रकार से होती है। ओके, एक बच्चा एक स्लम एरिया में रहता है और दूसरा बच्चा जो है एक पॉर्श इलाके में, एक अमीर, जहाँ पर लोग अमीर रहते हैं, रिच लोग रहते हैं, अच्छा एनवायरमेंट है उसके पास, तो दोनों का सोचने का तरीका अलग होगा, दोनों का बिहेवियर अलग होगा, दोनों का एटीट्यूड अलग होगा, राइट, उसकी चॉइसेस दोनों की अलग अलग होंगी। तो उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स होता है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है पर्सन की पर्सनालिटी पर। दूसरा यहाँ पर पर्सपेक्टिव यह है, यहाँ पर बोला गया है कि इनर एंड आउटर दोनों, दोनों की हम बर्बाद कर रहे हैं, बायोलॉजिकल और सोशल। ओके, पर्सन और इसके एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब है कि दोनों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, उसको हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, माइक्रो मीजो मैक्रो लेवल पे। ओके, नेक्स्ट है इसमें स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव फोकस करता है, ओके, जैसे कि एक सोशल वर्कर है, क्लाइंट है, तो अगर ये सोशल वर्कर इस क्लाइंट की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, अगर वो पर्सन, ये जो सोशल वर्कर है, अगर स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेगा, तो वो कोशिश करेगा कि पर्सन के अंदर जो भी डिफिकल्टी है, जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो भी डिजीज या कुछ भी है, हर एक पर्सन की कुछ स्ट्रेंथ जरूर होती है, उसमें वीकनेसेस होती हैं। तो अगर हम फोकस करेंगे उस पर्सन की स्ट्रेंथ पर, और उसकी स्ट्रेंथ को देखना, उसको असेस करना, उस पर ज़्यादा फोकस करना, इसके माध्यम से जो है उनकी समस्याएं, जो डिफिकल्टी है, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ परस्पेक्टिव फोकस करता है पर्सन की स्ट्रेंथ पर, कि जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है या जो कोई भी पर्सन है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो उसको मोटिवेट करता होगा, या उसके पास जो स्ट्रेंथ होगी। देखिए, हर एक इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, जिसके आधार पर वो काइंड ऑफ समटाइम मोटिवेट फील करता है, या उसको लगता है कि ये चीज़ में हम अच्छे हैं, इसको हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो राइट, जैसे कि स्टूडेंट भी होते हैं, तो मान लीजिए टोटल 6 सब्जेक्ट है, तो 6 में से कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में अच्छा होता है, कोई दूसरा दूसरे में होता है, चाहे अदर सब्जेक्ट में उसके नंबर कम आए, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करता है। उसी प्रकार से हर एक पर्सन के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ क्वालिटी होती है। तो सोशल वर्कर फोकस करता है कि आपको उस स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, और उसके माध्यम से काइंड ऑफ बोल सकते हैं अपने जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाना है, और डिफिकल्टी को सॉल्व करने की कोशिश करना है। ये स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव कहता है। ओके, ये आपसे जोड़ देता है, फोकस करता है कि पर्सन के जो रिलेशनशिप है, किस प्रकार से सोशल वर्कर और क्लाइंट का जो रिलेशन है, उसमें स्ट्रेंथ पे ज्यादा ज्यादा फोकस करना, ताकि जो प्रॉब्लम है उसको हम समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, और डिफिकल्टी है उसको ओवरकम कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पर कल्चरल कम्पिटेंसी पर्सपेक्टिव। ओके, कल्चरल कम्पिटेंसी पर्सपेक्टिव में फोकस किया जाता है कि जिस सोसाइटी के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई क्लाइंट, उसके उसके सराउंडिंग में, उसका आसपास सराउंडिंग कैसा है, उसका कल्चर कैसा है। कल्चर का मतलब होता है कि सॉर्ट ऑफ बिलीफ जो हम फॉलो करते हैं, वैल्यू जो सिस्टम होता है हमारा, वट एवर जो एक्टिविटी कंडक्ट हमारा होता है सोसाइटी के अंदर, कस्टम जिनको हम फॉलो करते हैं। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन या ग्रुप, एक कम्युनिटी जो होती है, ओके, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती है, सेट ऑफ बिलीफ्स को फॉलो करती है, उसको हम कल्चर बोलते हैं। ओके, तो किस कल्चर में किस प्रकार से जो बिलीफ सिस्टम है हेल्थ को लेकर के, ह्यूमन बॉडी को लेकर के, तो लोग उसके बारे में उस प्रकार से बात करेंगे। right? तो ये फोकस करता है कि किस प्रकार से, अगर लाइक मैनी कल्चर है प्रेस्क्राइब वे ऑफ talking about health and human body. So these factors impact a person's reactions and acceptance of health services. Okay, बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पर जो वैक्सीनेशन जो होता है, जैसे पोलियो, पोलियो को लेकर के अगर हम बात करें आज से कुछ साल पहले, तो पाकिस्तान में जो है पोलियो को इंजेक्शन दिए जा रहे थे, या जो पोलियो की दवा थी वो दी जा रही थी, तो लोगों ने उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था शुरुआत में, क्योंकि शायद वहाँ कल्चर इस प्रकार का है कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो जहाँ पर जिस कल्चर में हेल्थ की या इस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर के इतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती, या उसका एक्सेप्टेंस नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो उसमें हेल्थ को लेकर के बात नहीं की जाएगी, मतलब वहाँ का जो कल्चर है उस प्रकार का नहीं है। ओके, इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि कल्चर जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है हेल्थ और ह्यूमन बॉडी पर, कि कैसे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, या उसको रिजेक्ट करते हैं, या उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं हेल्थ सर्विसेज को लेकर। ओके, इसको हम बोलते हैं कल्चरल कम्पिटेंस परस्पेक्टिव। क्या फैमिली जो है, क्या उसको एक्सेप्ट करती है, जो उसको किस प्रकार से हेल्प दी जा रही है, या उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, उसका कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, उस प्रकार से आप देख सकते हैं। 1 सेकेंड। नेक्स्ट है जर्नलिस्टिक इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव। यहाँ से देखिए चारों के चारों
क्वेश्चन में आए हुए थे, इसी वजह से मैंने उसको एक साथ लिख दिया यहाँ पर। मैच द फॉलोइंग। ओके, देखिए जर्नलिस्टिक इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव में हम फोकस करते हैं ओवरऑल चीज पर, सब कुछ, सेवरल लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उसका कल्चर कैसा है, उसकी फूड हैबिट कैसी है, राइट, कहाँ काम करता है, किस प्रकार का वर्क करता है, क्या उसके पास रिसोर्सेस हैं, कहाँ पर रहता है, किस प्रकार की एक्टिविटी करता है, ओके, क्या उसका सर्वाइवल है, कैसे वो लाइफ स्टाइल उसकी कैसी है, सभी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। उसके बाद उस पर उसकी समस्या को, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। प्लीज सभी लोग म्यूट कर दें, किसी की आवाज आ रही है आप। ओके, ये आपका जर्नलिस्टिक इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है जनरल सिस्टम पर्सपेक्टिव, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें दोनों आते हैं, जैसे बायोलॉजिकल और साथ ही साथ सोशल। बायोलॉजिकल का मतलब होता है खुद के थॉट्स, विचार, अपनी इम्पल्स, बिहेवियर, विल पावर, बिहेवियर। और सोशल सिस्टम का मतलब होता है उसके आसपास की सराउंडिंग्स, इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप, इंस्टीट्यूशंस, वो सभी चीजें आ जाती है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन द बायोलॉजिकल एज वेल एज द सोशल सिस्टम, जिसको हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है एथनिक सेंसिटिव पर्सपेक्टिव। यहाँ पर सोशल वर्कर फोकस करता है कि जैसे कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है, क्लाइंट, ओके, उसकी क्या एथनिसिटी है। वो बेसिकली देखना होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ लोग, जैसे कि मान लीजिए किसी भी सोसाइटी के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, राइट, किसी भी रिलीजन के हैं, तो अगर मे बी दे आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है। मे बी अगर कुछ लोग माइनॉरिटी में है, तो उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ द एथनिसिटी, किसी न किसी रूप में। हेलो, प्लीज म्यूट एवरीवन, प्लीज। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन, उसके आधार पर किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो पहले सोशल वर्कर वहां पर फोकस करेगा कि पेशेंट किस प्रकार के माहौल में रहता है, किस उसकी क्या एथनिसिटी है, और वहां पर हो सकता है कि किसी प्रकार की समस्या उसको हो रही है बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन। तो पहले सोशल वर्कर उस चीज पे फोकस करेगा। उसका समस्या को देखने का जो नजरिया होगा, पर्सपेक्टिव होगा, वो एथनिक सेंट्रिक होगा। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। यहाँ पर फोकस किया जाता है महिलाओं पर, कि उनके अगेंस्ट में जिस प्रकार से जो ये बोल सकते हैं इनक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, ओके, तो उस पर फोकस करते हैं कि देखिए यहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर है, जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है, अगर वो किसी प्रकार की हेल्प मांगने जाती है किसी सोशल वर्कर के पास, तो सोशल वर्कर वहां पर एक फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव से उस चीज को देख सकता है कि किसी किसी पर्टिकुलर महिला को जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, हो सकता है इस वजह से हो कि समाज में जो है उसको इक्वल रिसोर्सेस नहीं दिए जा रहे हो, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो उसके अगेंस्ट में, राइट। तो यहाँ पर फोकस किया जाता है कि महिलाओं को एम्पावर करना, समाज के अंदर इक्वालिटी पर फोकस करना, ओके, तो ये फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव कहलाता है, जहाँ पर सोशल वर्कर फोकस करता है, जो भी बोल सकते हैं सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को प्रमोट करना, एम्पावर करना महिलाओं को, तभी उनकी समस्याएं वो सॉल्व हो सकती है, उनको एम्पावर करके। तो ये वेरियस पर्सपेक्टिव है, वेरियस नजरिए हैं, जहाँ पर सोशल वर्कर डिफरेंट तरीके से समस्याओं को देखते हैं, फिर उनको जो है रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में कोई भी आ सकता है। ओके, ये तो पूरा क्वेश्चन ही था, उसको मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल आइडियोलॉजीज ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, ओके, सेट ऑफ रूल्स जिनको फॉलो किया जाता है एक ग्रुप के द्वारा, एक समूह के द्वारा, एक कम्युनिटी के द्वारा, उसको हम बोलते हैं आइडियोलॉजी। ओके, काइंड ऑफ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ बिलीफ होता है, जिनको फॉलो करते हैं कुछ लोग एक साथ मिल करके, तो वो एक विचारधारा बन जाती है, जिसको हम आइडियोलॉजी बोल सकते हैं। एक एक करके समझ लेते हैं सभी। 1 सेकेंड। ओके, कौन कौन सी देखिए आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, फिर उसको समझ लेते हैं पहले। कि जो सोशल वर्क स्टार्ट जब हुआ है, तो शुरुआत में तो जो फोकस हुआ था, जो रिलीजन होते धर्म है, उनका फोकस था, वो लोग इंकरेज करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए। उस प्रकार से सोशल वर्क जो है एज ए चैरिटी स्टार्ट हुआ। तो वो एक आइडियोलॉजी थी, लोगों का ऐसा मानना था, एक विचारधारा थी कि मदद करने का एक तरीका होता है, जो रिलीजियस तरीके से लोग मदद करते थे, कि उनका अगर लोगों की हम भला करेंगे, अच्छा करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको उसका अच्छा जो है परिणाम मिलेगा।
तो उस हिसाब से लोग चैरिटी करते थे। तो सोशल वर्क शुरुआत में एज ए चैरिटी स्टार्ट हुआ। उसकी जो विचारधारा थी या आइडियोलॉजी थी वो एज ए चैरिटी, या जहाँ पर रिलीजन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। रिलीजन जो है इनकरेज करते थे लोगों को कि जो भी आपके आसपास सराउंडिंग्स में अगर कोई गरीब है, जिनके जो कि किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत है उनको, तो उनकी मदद करना, उनको हेल्प करना, सपोर्ट करना। तो सोशल वर्क स्टार्ट हुआ एज ए चैरिटी। तो ये भी एक काइंड ऑफ आइडियोलॉजी है जिसको लोग फॉलो करते थे शुरुआत। उसके बाद धीरे धीरे फिर जो है, स्पेशली यूके में, यूके गवर्नमेंट के द्वारा इंटरवीन करना स्टार्ट किया गया, और ये जो जिम्मेदारी थी हेल्प करने की, मदद करने की, टेक केयर करने की गरीबों की, ये लोगों से आकर के जो होगी वो होगी किसकी, सरकार की, या जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसने इस चीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला और लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत सारे कानून को बनाया, इनेक्ट किया, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम द यूपी। तो ये पहला जो है जो आइडियोलॉजी है वो बोल सकते हैं चैरिटी है। शुरुआत में सोशल वर्क स्टार्ट हुआ एज चैरिटी, ओके, जिसमें जो मुख्य रोल प्ले किया किसने, रिलीजन। उसके बाद इसकी जो जिम्मेदारी थी रिलीजन को लेकर के आ गई सरकार के पास, स्टेट के पास। स्टेट ने इसका जिम्मा लिया और कुछ कानून बनाए, कुछ कदम उठाए, जिसके माध्यम से गरीबों की मदद करने की कोशिश की। ओके। फिर यहाँ पर वेलफेयर सोशल वर्क अप्रोच, दूसरी अप्रोच जो है आइडियोलॉजी है वो वेलफेयर की थी। जैसे कि बहुत सारे कानून बनाए गए, एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601, ओके, जिसके माध्यम से गरीबों की कैटेगरी बनाई गई कि कौन गरीब डिजर्व करते हैं इनकी हेल्प करना। कुछ ऐसे भी जो है बेगर होते हैं जो कि काम कर सकते हैं, या एबल्ड बॉडी होते हैं वो करते नहीं है, तो उनको कैटेगराइज किया गया। इस प्रकार से बहुत सारे कानून बनाए गए जिसके माध्यम से लोगों की मदद की गई, वेलफेयर किया गया, समाज के अंदर लोगों को कल्याण करना, जिस अगर उसको जरूरत है तो उसको ज्यादा प्रोवाइड करना, हेल्प करना। नेक्स्ट है क्लिनिकल सोशल वर्क, जो प्रेजेंट टाइम में जो तरीका है हेल्प करना, काउंसलिंग प्रोवाइड कराना, मदद करना डायरेक्टली। जैसे इंडिविजुअल्स की कोई प्रॉब्लम है, वो डायरेक्टली पर्सन के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, सोशल वर्कर के पास जाएगा, ओके। वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा, जो भी उसकी समस्या है सोशल वर्कर डायरेक्टली उसमें इंटरवीन करेगा, इंडिविजुअल के साथ, एक ग्रुप के साथ, एक पूरी फैमिली है या मान ली कोई कम्युनिटी है, वहाँ पर कोई डिजीज स्प्रेड हो गई है, तो वहाँ पर इस प्रकार से सोशल वर्कर जाके डायरेक्ट वहाँ पर इंटरवीन करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो जो समाज के अंदर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको हेल्प करने के लिए जो तीसरा अप्रोच है या तीसरा जो आइडियोलॉजी है वो आपका क्लिनिकल सोशल वर्क अप्रोच है, ओके। इसके लिए बहुत सारे कानून भी बनाए गए, सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाए गए, ओके, ताकि समस्याओं को, समाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जा सके, या जो गरीब है उनकी मदद हो पाए। तो ये तीनों के तीनों काइंड ऑफ अप्रोच बोल सकते हैं, या फिर आइडियोलॉजी बोल सकते हैं, चैरिटी, वेलफेयर अप्रोच, क्लिनिकल अप्रोच। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल का मतलब वही है कि यहाँ पर प्रॉब्लम को देखा जाता है एज अ डेफिसिट इन दी इन्वायरमेंट, नॉट इन अ पर्सनल डेफिसिट। मतलब यहाँ पर पर्सन है और उसके आसपास का एनवायरमेंट, तो यहाँ पर फोकस किया जाता है उसके एनवायरमेंट पर, मतलब इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को कवर किया जाता है कि पर्सन की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को फोकस करना, उसका नेचर कैसा है, उसका क्या कारण है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है तो उसका क्या कॉज है, उस पर फोकस करना, उसको लेकर के कैसे उसको डील करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ओके, जो भी इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, जो एक कोई प्लान बनाना है, तो सोशल वर्कर और क्लाइंट मिल करके उस पर काम करते हैं, समस्या पर, ओके, और उसको डील करने की कोशिश करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया, इकोलॉजिकल अप्रोच हो गया, या बोल सकते हैं इकोलॉजिकल आइडियोलॉजी, जहाँ पर फोकस करते हैं पर्सन की जो है एनवायरमेंट पर, कि उसमें किसी प्रकार की कमी होगी, उसमें किसी प्रकार की डेफिसिट होगा, कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो जो चेंजिंग एजेंट है उसमें हम कैसे बदलाव कर सकते हैं कि जिसकी वजह से समस्या आ रही है, ओके। तो ये आपका इकोलॉजिकल सोशल वर्क अप्रोच हो गया है। नेक्स्ट है रेडिकल सोशल वर्क अप्रोच। देखिए, रेडिकल सोशल वर्क अप्रोच और प्रोग्रेसिव सोशल वर्क अप्रोच दोनों को एक साथ समझे। देखिए, रेडिकल सोशल वर्क अप्रोच तो आपको पता ही है कि ये कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी, मार्क्सिज्म थ्योरी, उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर फोकस किया जाता है कि समाज के अंदर, ये प्रोग्रेसिव हो गया या रेडिकल हो गया। रेडिकल सोशल वर्क अप्रोच में फोकस करते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो भी, समाज के अंदर जो डिस्पैरिटी है, पावर डिस्पैरिटी है, या सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है पहले से, वो ठीक नहीं है, ओके, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो पूरे के पूरे सिस्टम में बदलाव करना, उसको चेंज करना और नया सिस्टम को डेवलप करना, एक तो ये होता है रेडिकल अप्रोच, ओके। दूसरा होता है प्रोग्रेस अप्रोच। प्रोग्रेस अप्रोच बोलती है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, कि चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर सिस्टम हो, कुछ भी हो, समाज के जितने भी सब सिस्टम है, उनमें अगर कुछ बदलाव करना है तो उसी उन्हीं में थोड़ा बहुत बदलाव करके, चेंज करके, उनमें इंप्रूवमेंट ला करके चेंजेस करना, उनमें ठीक करना, उसको बेहतर करना, वो कहलाता है प्रोग्रेसिव अप्रोच।
और रेडिकल अप्रोच का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में बदलाव करके पूरा का पूरा उसको चेंज करके नया सिस्टम को डेवलप करना। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है उनके जो बेसिक चेंज है उसको उसको पूरा का पूरा बदल देना। और ये जो प्रोग्रेसिव अप्रोच फोकस करता है कि जो भी ऑपरेसिव एलिमेंट है समाज के अंदर उनमें हम बदलाव करेंगे, उनमें हम चेंज करेंगे, उनको हम अल्टर करेंगे और बदलाव करके चेंज लाएंगे ओके सोसाइटी के अंदर। वो प्रोग्रेसिव अप्रोच कहलाती है। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट अप्रोच। ओके, फेमिनिस्ट अप्रोच फोकस करती है कि समाज के अंदर महिला पुरुष दोनों को बराबर जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसके लिए सरकार बहुत सारे इस प्रकार के कानून बनाए और ताकि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिल पाए। सभी, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कोई भी रिसोर्सेस हो, सबको बराबर मिले, महिलाओं पुरुषों को रोजगार में, वोटिंग राइट सबको बराबर मिले। इसी प्रकार से ये फोकस करता है ये फेमिनिस्ट सोशल वर्क अप्रोच या आइडियोलॉजी। यहाँ पर ऐसा माना जाता है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में कि महिलाओं का जो ऑपरेशन का कारण है दैट इज बिकॉज ऑफ कैपिटल मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो लोग जो बेज वर्क करते हैं, बेज वर्क मतलब होता है कि कहीं पर काम करने जाना, जैसे पुरुष अगर बाहर काम करने जाते हैं तो उसकी जो है उसको प्रोडक्टिव माना जाता है। और महिलाएं घर में रह करके काम करेंगी, जो घर का डोमेस्टिक वर्क होता है उसको प्रोडक्टिव नहीं माना जाता क्योंकि उससे अर्निंग नहीं होती है। तो उस चीज को जो है जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म व्यू है उसको देखता है कि इसको बराबर मानना चाहिए, चाहे वो वर्क कोई भी हो, राइट, दैट शुड बी ट्रीटेड इक्वल। तो ये आपके डिफरेंट आइडियोलॉजी हो गई। ओके, जैसे कि यहाँ पर चैरिटी के रूप में वेलफेयर, क्लिनिकल अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच है, रेडिकल, प्रोग्रेसिव एंड फेमिनिस्टिक सोशल वर्क अप्रोच। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर जितने भी जो इम्पोर्टेंट हम लोग की थ्योरी थी या जो टॉपिक थे वो हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, यहाँ पर रिवीजन के लिए ये तो आपको आई थिंक आपको उसमें पीडीएफ फाइल में आपके पास होगा ही, फिर भी एक बार देख लेते हैं दोबारा कि सोशल वर्कर की क्या क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियां होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने भी पॉइंट लिखे हैं पांचों, यहाँ से सबसे क्वेश्चन आए हुए। पीबीआईक्यू आप उठा कर देख लीजिए, यहाँ से सबसे क्वेश्चन बने हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर सोशल वर्कर क्या क्या उसकी जिम्मेदारी होती है, किसके प्रति जिम्मेदारी। ओके, सबसे पहले तो जो क्लाइंट है जिसकी हेल्प करना है, जो कि हेल्प के लिए आया हुआ है, उसके प्रति जिम्मेदारी टुवार्ड्स इस क्लाइंट। इसके अलावा जो एजेंसी है जिसके लिए वो काम कर रहा है, जैसे कोई एनजीओ, उसका कोई सोशल वर्कर है तो वो किसी की हेल्प करता है, तो जिस एजेंसी के लिए वो काम करता है उसके प्रति जिम्मेदारी, उसके प्रति लॉयल होना, उसकी जो विजन है, उसका जो मिशन है उस कंपनी का, एजेंसी का, उसको हमेशा ध्यान रखना। और उसके जो कलीग्स हैं उनकी मदद करना, हेल्प करना किसी प्रकार की, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और टू हिज कम्युनिटी, कम्युनिटी के प्रति, और टुवार्ड्स हिज प्रोफेशन, और उनका जो काम है, जो प्रोफेशन है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन में सभी के सभी आ सकते हैं। ओके, क्लाइंट, एजेंसी, कलीग्स, कम्युनिटी, टुवार्ड एंड प्रोफेसर। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मार्क करना है। वेरियस आइडियोलॉजी ऑफ सोशल वर्क, कौन कौन सी आइडियोलॉजी है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, रिमाइंड करके देखिए कौन कौन सी थी। चैरिटी है, सोशल वर्क अप्रोच, क्लिनिकल अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच है, रेडिकल अप्रोच, प्रोग्रेसिव अप्रोच, फेमिनिस्ट सोशल वर्क अप्रोच। सो दीज आर द काइंड ऑफ सम आइडियोलॉजी और यू कैन से अप्रोचेस ऑफ सोशल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि सोशल वर्क क्या है, साइंस है या आर्ट है या फिर दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन। ओके, तो सोशल वर्क इज अ साइंस एंड आर्ट, दोनों ही है। साइंस क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो नॉलेज है, बहुत सारे जो डिसिप्लिन है वहाँ से, जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे डिसिप्लिन से सोशल वर्क में जो है लिया गया है और नॉलेज, और सोशल वर्क जहाँ पर हम यूज करते हैं। और चूंकि आर्ट इसलिए क्योंकि उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको जो हम प्रैक्टिस में लाते हैं, जैसे डॉक्टर एमबीबीएस करता है या जो भी उसकी पढ़ाई होती है उसको करके उसको प्रैक्टिस करता है, इसी प्रकार से सोशल वर्कर भी उस चीज को जिसको पढ़ते हैं, थ्योरी को पढ़ते हैं, उसको फिर प्रैक्टिस में लाते हैं। तो एक दैट इज अ काइंड ऑफ आर्ट जिसका वो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं। सोशल वर्क इज द साइंस एंड एज वेल एज आर्ट। यहाँ पर कुछ मेथड दिए गए हैं जो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जैसे कि कौन कौन से मेथड हैं। 6 मेथड: केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल एक्शन। ओके, सोशल वर्क रिसर्च। सो दीज आर द 6 मेथड। इसमें 3 प्राइमरी हैं और 3 सेकेंडरी। प्राइमरी को हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं और सेकेंडरी को इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ओके, और जो बेसिक फंक्शन होता है सोशल वर्क का आर रेस्टोरेशन, प्रोविजन फॉर रिसोर्सेस एंड प्रिवेंशन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है आ सकता है।
ओके, तो यहाँ पर आपका ये जो है यूनिट 1 कंप्लीट होता है। और यूनिट 1 में और भी है कंटेंट, वो चैप्टर है, लेकिन वो सभी याद करने वाले हैं, तो आप सब लोग याद कर लेना। जैसे कि बहुत सारे जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर हुए, उनके द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, किस ईयर में बनाई गई, कहाँ पर, तो वो तो याद करने के लिए है, उसको आपको याद ही करना है, उसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। ओके, तो यूनिट 1 में जितना भी समझने के लिए जो कुछ था, जिसको रिवाइज कर सकते थे हम, दोबारा से उसको एक बार पढ़ सकते थे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर आपका जो है ये यूनिट 1 का थ्योरी कंप्लीट होता है। 1 सेकेंड। ओके, और यूनिट सेकंड का हम लोग डिस्कस करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाकी कोई भी डाउट है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली ये जो PYQ है उसको कवर करेंगे। एम आई ऑडिबल? किसी किसी का कोई टेक्स्ट नहीं आया अभी तक? ओके, और एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्जाम और एनीथिंग, आप पूछ सकते हैं अभी। अभी हमारे पास समय है कुछ। और गाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो है क्लास हम लोगों की ऐप पर ही होगी। ओके, एग्जाम सर, एग्जाम टेंटेटिव डेट। देखिए, डेट अगर जब तक फाइनल नहीं होगा तो एग्जाम की डेट बताने से क्या ही है। आपके पास अभी टाइम है, आप पढ़िए, जब एग्जाम का डेट आ जाएगा, हो सकता है कि 25 20 दिन 30 दिन या इस महीने क्या नेक्स्ट मंथ में एग्जाम हो। क्योंकि अभी डेट नहीं आया है तो कुछ नहीं बोल सकते। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, right? तो कोशिश करा करिए कि आप इस प्रकार की वीडियो को अवॉइड करें, अपना टाइम बर्बाद ना करें। ओके, फोकस करें आप स्टडी पर। और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। ओके, तो कोशिश करें कि जो नोटिफिकेशन जो UGC से आएगा, ओके, उसी को फॉलो करें। सर, आज का रिकॉर्डिंग वीडियो कब मिलेगी? आज की रिकॉर्डिंग वीडियो आपको आज या कल मिल जाएगी। ओके। ओके, सो दिस इज टुडेज क्लास गाइज। एंड आल्सो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, आई वांट टू जस्ट शो यू समथिंग, कि मैंने एक्चुअली अभी एक टैब परचेज किया है, ताकि जो क्लासेस हैं वो उसको मैं उसके माध्यम से, क्योंकि जो लैपटॉप था वो थोड़ा सा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के सामने साथ में उसको जो है ओपन करूँ, ताकि आपको भी कुछ मोटिवेशन मिले उसके साथ साथ, और जो भी मेरा मेहनत है उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का भी साथ है। सो आई वांट टू जस्ट उसको ओपन करना चाहता हूँ आप सबके साथ में। 1 सेकेंड। आई जस्ट परचेज दिस टैब। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो मेन पर्पज है मेरा, कि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराना, क्योंकि लैपटॉप में बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं पाते हैं, राइट। जैसे कि क्लासेस हम लोग जो कर रहे हैं वो प्रॉपर अभी हमारे एप्लीकेशन पर नहीं हो पा रही है। सो आई विल ट्राई टू गो ऑनलाइन थ्रू दिस टैब ऑन द एप्लीकेशन। इसको बेसिकली मैंने 2 दिन पहले ही परचेज किया था, बट आई थॉट कि क्लास जब होगी तभी आप सबके सामने इसको जो है ओपन किया जाएगा। यस, थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी, एंड आप सभी का सहयोग, और आप सभी लोग जुड़े हैं चैनल से, इसलिए जो ये पॉसिबल हो पाया। एंड दिस इज मोटिवेशन नॉट ओनली फॉर मी बट आल्सो फॉर यू गाइस, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ का JRF होगा, तो जो भी आप लेना चाहते हैं आगे अपनी PhD के टाइम पर, उसका आप प्रॉपर ले सकते हैं। और दिस इज द काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर एवरीबॉडी। ओके, कैसे इसको ओपन करते हैं? ये बेसिकली बॉक्स 2 3 दिन से रखा हुआ है, 2 3 दिन से क्लास नहीं हुआ, तो आई थॉट कि जबकि इसको क्लास करेंगे तभी इसको ओपन किया जाएगा।
एक्चुअली आई एम डूइंग दिस फर्स्ट टाइम, सो आई एम लिटिल बिट नर्वस कि सब ठीक हो इसके अंदर, राइट। और इसके अंदर क्या क्या मिलता है? दिस इज द चार्जर एंड दिस इज केबल। गाइस दिस इज टैब, आई होप आपको दिख रहा होगा, काफी हल्का है। एंड आई होप कि इससे कुछ काम हो, हम लोग भी इससे जो है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, कुछ इसमें कंटेंट बनाने के लिए हेल्पफुल होगा। और मेरे लिए भी थोड़ा रिसर्च वर्क के लिए, पढ़ने के लिए, रिसर्च पेपर के लिए थोड़ा इजी है, क्योंकि हर समय लैपटॉप पे हम काम नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू यूज टैबलेट या टैब। सो आई जस्ट बॉट इट दिस, और इसके माध्यम से आई विल ट्राई टू कम ऑनलाइन थ्रू द एप्लीकेशन बाय दिस टैब। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड फॉर टुडे क्लास। एंड आई थिंक आपको विजुअल होगा, इज इट? बहुत ही हल्का है। अब इसको आगे चलाना कैसे, लेट्स सी, आई विल ट्राई टुडे। ओके, थैंक यू सो मच सुमित कराना सर। आई होप कि ये जो है अपने अपना जो काम है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो गेम तो खेलता नहीं हूँ, तो मेरे लिए उतना उसका कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं। बट हाँ, पीपीटी बनाने के लिए या फिर और कुछ वर्क के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और इसके जो हमारा लैपटॉप है उससे प्रॉपर वॉइस ऑडियो आता नहीं है एप्लीकेशन में लाइव क्लास करने में। तो आई होप कि मैं इससे लाइव क्लास कर पाऊँ, ताकि हम लोग उस पर एप्लीकेशन पे ही क्लास करेंगे कल से। ओके, आई विल इन्फॉर्म इन ग्रुप, अगर जैसे ही लाइव क्लास हो पाती है एप्लीकेशन से इससे, देन वी विल स्टार्ट क्लास ऑन एप्लीकेशन। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और अभी तक जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड वी विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम 9 PM। ओके, एंड वी विल स्टार्ट सेकंड यूनिट सेकंड, और जो भी डाउट है गाइस, यू कैन जस्ट आस्क इन ग्रुप। ओके, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।